नमस्कार। केन्स के अर्थशास्त्र पर आज ये हम दूसरा वीडियो डाल रहे हैं। इसमें हम केन्स के अर्थशास्त्र की विशेषताओं की चर्चा करेंगे और साथ ही केन्स द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विचारों का भी अध्ययन करेंगे। केन्स की आर्थिक विचारधारा की मुख्य विशेषताएं अनेक हैं, क्योंकि इनके अर्थशास्त्र से एक नया अध्याय अर्थशास्त्र में आरंभ होता है। यह अल्प अवधि अर्थशास्त्र है, व्यापक अर्थशास्त्र है, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र को यहीं से आधार प्राप्त होता है और आज विश्व में समष्टि अर्थशास्त्र ही सर्वाधिक अध्ययन किया जाता है और समस्याओं के निवारण में समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को ही पालन किया जाता है। मुद्रा अर्थशास्त्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। सामान्य सिद्धांत के द्वारा विश्वव्यापी तीसा की मंदी से बाहर निकला जा सका। केन्स के अर्थशास्त्र में स्थैतिक तथा प्रायोगिक अंश पाए जाते हैं। सबसे पहली बार अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का महत्व समझाने वाले व्यक्ति केन्स ही थे। अब तक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र ने बचतों को ही महत्व दिया था, किंतु सबसे पहले केन्स ने विनियोग की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने जो प्रत्याशित घटक होते हैं उन्हें भी महत्वपूर्ण बताया। पूंजीवाद के सिद्धांतों में सुधार किया। चक्रीय प्रवाह की अर्थव्यवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने संस्थापक एवं मनोवैज्ञानिक तत्वों की प्रधानता पर बल दिया। स्फीति तथा व्यापार चक्र पर विचार करते हुए उन्होंने स्वर्ण मान को अनावश्यक घोषित किया। इन सभी बिंदुओं पर जब हम विस्तार से चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि केन्स ने अपने सामान्य सिद्धांत में अपने मॉडल को अल्प अवधि मॉडल कहकर पुकारा है। उन्होंने अल्पकालीन संतुलन को दीर्घकालीन संतुलन की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया। उनका कहना था कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे, इसलिए दीर्घकाल के लिए सिद्धांतों की रचना करना व्यर्थ है। केन्स के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही अल्पकालीन अर्थशास्त्र को आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रोफेसर हैरिस के शब्दों में इसे यदि हम क्रांति न कहें तो यह विद्रोह अवश्य है। केन्स का मॉडल अल्प अवधि मॉडल होने के कारण ही उन्होंने बहुत सी बातों को, जैसे कि श्रम, उपकरण, तकनीक, उपभोक्ता की आदतें व रुचि आदि को दिया हुआ माना है। अल्प अवधि के कारण ही उन्होंने यह माना कि आय और रोजगार में परिवर्तन समान अनुपात में होता है। प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि के संबंध में प्रोफेसर केन्स ने कहा कि प्रभावपूर्ण मांग या तो विनियोग में वृद्धि के कारण या उपभोग में वृद्धि के कारण बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अल्पकाल में उपभोग में वृद्धि संभव नहीं होती, इसलिए विनियोग बढ़ाना ही आवश्यक हो जाता है। केन्स के अर्थशास्त्र में व्यापकता पाई जाती है। उनके अर्थशास्त्र की दूसरी और बहुत अधिक महत्व की विशेषता यह है कि उनका अर्थशास्त्र व्यापक अर्थशास्त्र है। प्रारंभिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन व्यक्ति को आधार मानकर किया था।
उनके इस अर्थशास्त्र को विशिष्ट अर्थशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। परंतु प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की तरह केन्स ने अपने विश्लेषण को व्यक्तिगत फर्मों तथा व्यक्तिगत उद्योगों पर निर्भर नहीं रखा, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित रखा। उन्होंने राष्ट्रीय आय अथवा कुल आय का विधिवत विवेचन किया, जिसके परिणाम स्वरूप ही राष्ट्रीय आय के अध्ययन एवं विश्लेषण को पर्याप्त प्रेरणा प्राप्त हुई है। उन्होंने इसे समग्र अर्थशास्त्र कहा है, क्योंकि उनका अध्ययन सभी तत्वों पर एक साथ था और इस समग्र की अवधारणा के कारण ही उनके अर्थशास्त्र को समग्र अर्थशास्त्र कहा जाता है। केन्स के अर्थशास्त्र को मौद्रिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सामान्य सिद्धांत व मौद्रिक सिद्धांत दोनों को दो पृथक शाखाएं नहीं रहने दिया, बल्कि सफलतापूर्वक दोनों को मिला दिया। मौद्रिक विश्लेषण के द्वारा सामान्य आर्थिक सिद्धांत का विवेचन करने की केन्स की पद्धति विशेष थी। प्रोफेसर डडले डिलार्ड के शब्दों में, जब वह मौद्रिक सिद्धांत के संकुचित क्षेत्र से सामान्य आर्थिक सिद्धांत के विस्तृत क्षेत्र की ओर प्रविष्ट होते हैं, तो केन्स ने संपूर्ण आर्थिक पद्धति में रोजगार तथा उत्पादन के निर्धारण में मुद्रा को आश्चर्यजनक स्थान प्रदान कर दिया। यह कहना उपयुक्त नहीं है कि सामान्य सिद्धांत मौद्रिक सिद्धांत का सामान्य आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत एकीकृत करता है, बल्कि यह कथन अधिक उपयुक्त है कि सामान्य सिद्धांत मौद्रिक सिद्धांत में एकीकृत है। केन्स के अर्थशास्त्र की एक अन्य विशेषता उसका सामान्य स्वरूप है। केन्स का सिद्धांत सभी प्रकार की परिस्थितियों पर क्रियाशील होता है। उनके सिद्धांत में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत में यह अंतर है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने सदा ही एक विशेष स्थिति पूर्ण रोजगार पर बल दिया। इसी कारण केन्स ने अपने सामान्य सिद्धांत का एक विशेष अंश माना है। इसके अतिरिक्त केन्स के सिद्धांत की सामान्यता इस बात में भी निहित है कि वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा उत्पादन में हुए परिवर्तनों से संबंधित है। स्थैतिक और प्रायोगिक दोनों प्रकार के अंश केन्स के आय सिद्धांत में पाए जाते हैं। उन्होंने अपने आय सिद्धांत के तीनों दृष्टिकोण रखे: स्थैतिक, प्रायोगिक और तुलनात्मक स्थैतिक। स्थैतिक अर्थशास्त्र में कुछ तत्वों में, जैसे कि आय, स्वभाव व रुचि को दिया हुआ मान लेते हैं और फिर दो चरों में कार्यात्मक संबंध स्थापित किया जाता है, जैसे कि कीमत और पूर्ति की गई वस्तु की मात्रा। उन्होंने प्रायोगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में होने वाले निरंतर परिवर्तनों व इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले तत्वों तथा परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण किया है। इसमें हम परिवर्तन के उस मार्ग पर भी विचार करते हैं जिससे हम एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर पहुंच जाते हैं। केन्स प्रथम अर्थशास्त्री रहे जिन्होंने लेसेज फेयर हस्तक्षेप की नीति को समाप्त कर दिया, बल्कि सरकार की भूमिका को अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बताया। उनके अर्थशास्त्र के अध्ययन में सरकार की भूमिका
इतनी अधिक बढ़ गई क्योंकि उनका मानना था कि सार्वजनिक विनियोग और व्यय उन बातों पर निर्भर नहीं रहते जिन पर व्यक्तिगत व्यय या विनियोग निर्भर रहते हैं। सरकार द्वारा किए जाने वाले विनियोग को स्वतः प्रेरित विनियोग कहा गया है क्योंकि उसमें लाभ की भावना नहीं होती। इसलिए मंदीकालीन अर्थव्यवस्था के उपचार के लिए केन्स ने सस्ती मुद्रा नीति, सार्वजनिक निर्माण कार्य और धन के उचित बंटवारे से उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि के लिए सरकारी व्यय की सराहना की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि सरकार के पास करवाने के लिए कुछ न हो तो मंदी से बाहर निकलने के लिए वे लोगों से गड्ढे खुदवाएं और फिर उन्हें भरवा कर उन्हें आय दें ताकि वे उनके पास खर्च करने के लिए जब आय होगी, बिना क्रय शक्ति के बाजार में मांग नहीं हो सकती और बिना मांग के मंदी से बाहर नहीं निकला जा सकता। विनियोग की विशेष महत्ता केन्स के अर्थशास्त्र का प्रमुख लक्षण है। हम जानते हैं कि उपभोग और विनियोग रोजगार सिद्धांत के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। चूँकि उपभोग अल्पकाल में स्थिर रहता है, इसलिए यदि रोजगार में वृद्धि करनी है तो विनियोग पर विशेष ध्यान देना होगा। केन्स के अनुसार विनियोग का अभिप्राय सदा वास्तविक विनियोग से है जो लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करता है। वास्तविक विनियोग से अभिप्राय नए भवन और कारखानों का निर्माण करना, यातायात की सुविधाओं को बढ़ाना आदि से होता है। विनियोग ही रोजगार का महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। इस प्रकार उन्होंने बचत की अपेक्षा विनियोग को अधिक महत्व दिया है। प्रत्याशाओं की भूमिका केन्स के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। केन्स के अनुसार विनियोग दो बातों पर निर्भर करता है: पूंजी की सीमांत उत्पादकता और ब्याज की दर। पूंजी की सीमांत उत्पादकता भावी लाभ की आशाओं पर निर्भर करती है। एक कारखाना स्थापित करने का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि भविष्य में क्या लाभ होने की आशा है, परंतु भविष्य के बारे में हमारा ज्ञान अनिश्चित है। इसलिए इस प्रकार की अनिश्चितता उपक्रमियों के लिए विनियोग के निर्णय करने में बाधा डालती है। लाभ होने की आशाएं ही विनियोग और रोजगार में भी परिवर्तन करती हैं। केन्स का अर्थशास्त्र आर्थिक तत्वों जैसे ब्याज की ऊंची दर, अधिक बचत, मुद्रा की अपर्याप्त मात्रा आदि का विश्लेषण करते समय संस्थापक तथा मनोवैज्ञानिक तत्वों के प्रभाव को भी केन्स ने शामिल किया है। केन्स के अर्थशास्त्र ने न केवल सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया, बल्कि उन्होंने पूंजीवाद में भी सुधार किया है। पूंजीवाद के वे सारे सिद्धांत जो कि उस काल में फेल हो जाते हैं, मंदी से बाहर अर्थव्यवस्था को नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए भी उनका मानना है कि पूंजीवाद को जड़ से उखाड़कर नष्ट करने की अपेक्षा उसमें उचित सुधार और संशोधन करके उसे सक्रिय और मान्य बनाया जा सकता है। केन्स की आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत चक्रीय प्रवाह के आर्थिक विश्लेषण को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। उनके अनुसार सतत चक्रीय प्रवाह को तभी बनाया रखा जा सकता है जबकि संपूर्ण आय को व्यय कर दिया जाए, अर्थात आय व्यय के बराबर हो। व्यय या तो उपभोग्य वस्तुओं पर किया जा सकता है या पूंजीगत वस्तुओं पर।
इस प्रकार उन्होंने स्फीति का समर्थन किया और स्वर्णमान को अनावश्यक बताया, बल्कि स्वर्णमान को तो उन्होंने असभ्यता का चिन्ह बताया है। व्यापार चक्रों के संबंध में भी उन्होंने अपने विचार रखे और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विनियोग में उतार चढ़ाव ही आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण बनते हैं। इस प्रकार केन्स की अर्थशास्त्र की विशेषताओं के पश्चात अब हम केन्स के प्रमुख आर्थिक विचारों पर चर्चा करते हैं। केन्स के आर्थिक विचारों को 7 भागों में बांटा जा सकता है। रोजगार का सामान्य सिद्धांत, ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत, गुणक का सिद्धांत, बचत व विनियोग की मध्य समानता का सिद्धांत, व्यापार चक्र का सिद्धांत, मुद्रा में कीमतों का सिद्धांत और अन्य सिद्धांत। जब हम रोजगार के सामान्य सिद्धांत की बात करते हैं तो सामान्यतः इसे हम आरंभ करते हैं कि किसी अवधि में किसी देश में आय और रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है और यह प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि आय और उत्पादन में वृद्धि की ओर ले जाती है, जो कि रोजगार के स्तर में वृद्धि करती है। प्रभावपूर्ण मांग में कमी आय और उत्पादन में कमी की ओर ले जाती है और रोजगार के स्तर में गिरावट आ जाती है। इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग दो मुख्य धाराएं हैं, 2 मुख्य अंग हैं, उपभोग्य वस्तुओं की मांग और विनियोग वस्तुओं की मांग। जब हम उपभोग वस्तुओं की मांग की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उपभोग वस्तुओं की जो मांग है वह लोगों की उपभोग करने की आदतों पर निर्भर करेगी और उनके आय के स्तर पर निर्भर करेगी, और विनियोग वस्तुओं की मांग लोगों की वस्तुओं की मांग पर निर्भर करेगी। जब कभी भी बेरोजगारी हो तो दोनों प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ाकर ही रोजगार का स्तर बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण 2 तत्वों से होता है, कुल मांग क्रिया और कुल पूर्ति क्रिया। कुल मांग क्रिया जो है वह अपने आप में 3 स्तरों पर होगी, उपभोग व्यय, विनियोग व्यय और सरकार द्वारा वस्तुओं की खरीद पर व्यय। कुल पूर्ति क्रिया मुद्रा की भिन्न भिन्न राशियों की अनुसूची होती है जो उत्पादन की बिक्री से उद्यमियों को अवश्य मिलनी चाहिए। कुल पूर्ति मूल्य मुद्रा की वह न्यूनतम मात्रा है जो श्रमिकों की दी हुई संख्या द्वारा उत्पादन करने में व्यय होती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में एक विशेष क्षमता होती है जो अल्पकाल में लगभग स्थिर होती है। उद्यमी उस क्षमता का प्रयोग किस सीमा तक करेंगे यह प्रत्याशाओं पर निर्भर करता है। जब तक उद्यमी को वस्तु बेचने से कम उत्पादन व्यय के बराबर मिलने की आशा नहीं होगी, तब तक न तो कोई उत्पादन होगा और न लोगों को रोजगार ही मिलेगा। अर्थात कुल पूर्ति संभावित लाभ पर निर्भर करती है। इस प्रकार कुल मांग व कुल पूर्ति ये दोनों मिलकर प्रभावपूर्ण मांग का निर्माण करती हैं और संतुलन जहाँ होता है वह आवश्यक नहीं कि पूर्ण रोजगार का ही स्तर हो। केन्स ने सामान्य सिद्धांत में कुल पूर्ति क्रिया और कुल मांग क्रिया इन दोनों में
स्पष्ट करते हुए यह बात बताई कि औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का उन्होंने वर्णन किया और बताया कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी देश में जो लोगों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है उसे आसानी से नहीं बदला जा सकता है। अर्थात विकसित अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ही आय, रोजगार और आर्थिक विकास के अस्तित्व का रहस्य है और यही उसका मूल मंत्र है। आमतौर पर जिस प्रकार लोग खर्च करने के आदी होते हैं उसी प्रकार वे खर्च करना चाहते हैं। अल्पकाल में लोगों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है, बल्कि विनियोग को ही बढ़ाया जा सकता है। किंतु विनियोग भी कुछ तत्वों पर निर्भर करता है। यह भी जिन दो तत्वों पर निर्भर करता है वे हैं पूंजी की सीमांत उत्पादकता और ब्याज की दर। पूंजी की सीमांत उत्पादकता पूंजी परिसंपत्ति की भावी आय पर निर्भर करती है और ये प्रत्याशाएं हम पहले से ज्ञात नहीं कर सकते, बल्कि मंदी के काल में तो इन्हें ज्ञात करना और भी कठिन हो जाता है। ब्याज की दर स्वयं दो तत्वों पर निर्भर करती है और इस प्रकार उनके पूरे सिद्धांत में जहाँ की कुल पूर्ति क्रिया को अल्पकाल में यथास्थिर बताया गया है और कुल मांग क्रिया में ही परिवर्तन के माध्यम से उन्होंने रोजगार, आय और उत्पादन को बढ़ाने के तरीके बताए हैं। जहाँ उपभोग दो तत्वों पर निर्भर कर रहा है, आय की मात्रा और उपभोग की प्रवृत्ति जो स्वयं अल्पकाल में स्थिर रहता है। फिर विनियोग की बात कही जो कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता और ब्याज की दर पर निर्भर कर रहा है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता भावी आय और संपत्ति की पूर्ति कीमत पर निर्भर करती है, जबकि ब्याज की दर तरलता पसंदगी और मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। यहाँ से आरंभ होता है उनके ब्याज की तरलता पसंदगी का सिद्धांत। तरलता पसंदगी से अर्थ उन्होंने लगाया कि लोग कितनी नकद मात्रा अपने पास में रखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने 3 प्रकार के उद्देश्यों के अंतर्गत लोगों को तरलता पसंदगी बताई, जिनमें सबसे पहला लेन देन उद्देश्य जो स्वयं आय पर निर्भर करता है, दूसरा सतर्कता उद्देश्य जो भी आय पर निर्भर करता है, और तीसरा सट्टा उद्देश्य जो स्वयं ब्याज की दर पर निर्भर करता है। लेन देन उद्देश्य अथवा सौदा उद्देश्य के अंतर्गत तरलता के लिए अल्पकाल में स्थिर रहता है। इस प्रकार केन्स का सिद्धांत यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में जब मंदी होती है तो सी और आई दोनों पर हम फेल हो जाते हैं और
दोनों में ही परिवर्तन करके हम किसी भी प्रकार का रोजगार अथवा आय में वृद्धि नहीं कर सकते। इसीलिए सरकार को अपनी आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि करके ही अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकाला जा सकता है। गुणक के सिद्धांत में केन्स ने रोजगार में गुणक के प्रभाव का अध्ययन किया है। यहाँ केन्स ने विनियोग गुणक को महत्वपूर्ण माना और उनका मानना है कि जितना विनियोग किसी अर्थव्यवस्था में किया जाता है उस प्रारंभिक विनियोग से कई गुना अधिक आय में वृद्धि होती है, जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। उन्होंने गुणक को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का रेसिप्रोकल बताया और उनका मानना था कि जैसे जैसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गुणक में भी यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0 है तो गुणक 1 होगा और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 है, लोग बिल्कुल बचत नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में गुणक अनंत हो जाएगा। अर्थात गुणक 1 और अनंत के मध्य कहीं स्थित होता है। उन्होंने बचत और विनियोग के मध्य संबंध स्थापित किया। व्यापार चक्रों के बारे में उनका मानना था कि व्यापार चक्र 2 आधारभूत तत्वों पर निर्भर करते हैं, पूंजी की सीमांत उत्पादकता और ब्याज की दर, जो कि विनियोग की मात्रा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो सकते हैं और विनियोग की मात्रा के परिवर्तनों से होने वाले व्यापार चक्रों के परिवर्तन में ऊर्ध्वगति, अधोगति और पुनरुद्धार, इन 3 का वर्णन उन्होंने किया है। केन्स ने स्फीतिकारी और अपस्फीतिकारी अंतराल की व्याख्या की और सबसे पहले उन्होंने स्फीति को अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा बताया। केन्स का आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पूंजीवाद में सुधार किया, सिद्धांतों में काफ़ी सारे परिवर्तन करके नई परिस्थितियों के अनुकूल उन सिद्धांतों को ढाल दिया। उनके अर्थशास्त्र की अनेक अर्थशास्त्रियों के द्वारा आलोचनाएं अनेक आधारों पर की जा सकती हैं, किंतु फिर भी केन्स वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र की नींव रखी और मंदी से विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को बाहर निकाला। उन पर अपने समय का बहुत गहरा प्रभाव था। उनके जीवन काल में उन्होंने 2 विश्व युद्धों को देखा और विश्व की बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने ट्रीटीज़ ऑन मनी, ट्रीटीज़ ऑन वॉर, हाउ टू पे फॉर वॉर, ये सारी चीज़ें लिखने के लिए उनका काल ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जिस काल में उन्होंने अध्ययन किया वह स्वयं ही
इतना संक्रांतिकालीन था कि दो विश्व युद्धों की विभीषिका को उन्होंने देखा और विश्व में आए परिवर्तनों को, युद्ध पूर्व और युद्ध के पश्चात के विश्व को देखकर उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में कौन से परिवर्तन किए जाने चाहिए, इन सब पर अपने विचार रखे। केन्स निश्चित ही एक महान अर्थशास्त्री रहे जिन्होंने अपने समय की आर्थिक समस्याओं का विवेचन किया है। धन्यवाद।